हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो क्लास में अपन बात करेंगे कुछ डी ब्लॉक से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि प्रीवियस ईयर्स की जेई नीट ट्रिपली इन एग्ज़ाम्स में पूछी हुई है। ये क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चंस में कई कंपटीशन एग्जाम्स में डी ब्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसकी जो पहली जो सीरीज़ है उसका सामान्य गुणों के बारे में अपन आज पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास में ये है, देखिएगा। इस तथ्य को जानते हुए कि लेंथेनाइड के रसायन में इनके +3 ऑक्सीकरण अवस्था की प्रधानता होती है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है। देखिएगा, लेंथेनाइड की बात करेंगे तो लेंथेनाइड सभी लेंथेनाइड होते हैं वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर दर्शाते हैं। असत्य कथन बताना है आपको। पहला ऑप्शन इसमें दे रखा है, लेंथेनाइड थर्ड आयनों के बड़े आकार के कारण इनके यौगिक आयनिक प्रकृति के होते हैं। तो आप सभी जानते हो लेंथेनाइड का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। इस कारण इनके यौगिकों की बात करेंगे तो अपन आयनिक प्रकृति की होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं वृक्ष से ऊपर नीचे की ओर जाते हो तो आयनिक प्रकृति बढ़ती है, क्योंकि बड़ा आकार है। इसके अलावा इसने ये बताया है कि लेंथेनाइड थर्ड की जहां बात आती है तो आयनिक आकार सामान्यतः परमाणु संख्या के बढ़ने के साथ में घटते हैं। तो यहाँ पर जो आपका आयनिक आकार होता है वो परमाणु संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी उसके साथ में घटती है। तो ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ भी ये भी करेक्ट है। अब यहाँ पर आपको कथन क्या बताना है, सत्य बताना है। देखिएगा, एग्जाम्स में कई बार सत्य कथन भी आ सकता है, असत्य कथन भी आ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि पूछा हुआ क्या है। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं कि सत्य को असत्य पढ़ के आ जाते हैं और असत्य को सत्य पढ़ के आ जाते हैं, जिसके कारण उनके क्वेश्चंस का जो आंसर होता है वो गलत हो जाता है। देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है, लेंथेनाइड के यौगिक सामान्यतः रंगहीन होते हैं। तो आप तो जानते हो कि लेंथेनाइड के जितने भी यौगिक होते हैं वो क्या होते हैं, सामान्यतः रंगीन होते हैं। और वो रंगीन क्यों होते हैं, तो वो रंगीन होते हैं उनमें क्या पाए जाते हैं, एप इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। एप इलेक्ट्रॉन के कारण वो रंगीन होते हैं, क्योंकि ये ठोस अवस्था में और जलीय विलयन दोनों ही अवस्था में आपको रंगीन गुण देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपके पास में, निम्न में से कौन सा आयन जलीय विलयन में सर्वाधिक स्थायी है। तो देखिएगा, जिसके पास में जितने ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यानी कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसके पास में जितने ज़्यादा होते हैं वो सर्वाधिक स्थायी होता है। अब देखिएगा, अपन बात करते हैं क्रोमियम की। क्रोमियम के लिए परमाणु क्रमांक कितना होता है, Z = 24 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब आप लिखते हो तो आपके पास में आता है आर्गन 3D5 4s1। यहाँ से क्रोमियम है आपका, वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है +3 स्टेट में। +3 स्टेट में इसका मतलब यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो यहाँ पर आपके पास में डी में कितने इलेक्ट्रॉन रहने वाले हैं, 3D3 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब एन का मान यहाँ पर 3 रहने वाला है। फिर अपन बात करते हैं वेनेडियम की। तो वेनेडियम की बात करेंगे तो यहाँ पर वेनेडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहने वाला है आपका वो रहता है 3D2 3D3 4s2 ये रहता है। यहाँ से क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे क्योंकि वेनेडियम +3 में है। तो एन का मान जब आपके पास प्राप्त होगा या विन्यास जो आएगा निकल के 3D2 आता है, और एन या जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आती है वो कितनी आती है, यहाँ पर 2 आती है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 प्राप्त होती है। इसी प्रकार टाइटेनियम +3 की बात करोगे आप यहाँ पर, तो टाइटेनियम +3 की बात करते हो तो इसका विन्यास होता है 3D2 4s2। एन का मान कितना होता है, यहाँ पर 1 होता है। अब इसमें देखोगे तो मैग्नीज में यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है। जिसके पास में एन का मान ज़्यादा होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होती है, तो वो आपको केवल और केवल एक ऑप्शन में दिखाई देगी। कौन से वाले में, Cr+3 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा Cr+3। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में ये देखिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है कि संक्रमण तत्वों के संदर्भ में निम्न कथनों से कौन सा कथन असत्य है। आपको असत्य कथन बताना है। तो देखो, पहला देख रखा है, सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाओं के अतिरिक्त ये तत्व संकुलों में शून्य ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। तो देखो, संकुल यौगिकों के जैसे निकिल टेट्रा कार्बोनिल, इसके बारे में मैंने बताया है ऑक्सीडेशन वाले लेक्चर में। तो इनमें क्या होता है, ये शून्य ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। इसके अलावा आपका आयरन पेंटा कार्बोनिल FeCO5, इसमें क्या दर्शाता है, ये शून्य ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। दूसरा देखो, इसमें ऑप्शन दे रखा आपके पास में कि उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्थाओं में संक्रमण तत्व क्षारीय व्यवहार दर्शाते हैं और धनायनी संकुल बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है इसमें, इसका
ऑप्शन दे रखा आपके पास में, उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्थाओं में संक्रमण तत्व क्षारीय व्यवहार दर्शाते हैं और धनायन संकुल बनाते हैं। बिल्कुल बनाते हैं। देखो, कम ऑक्सीकरण अवस्था होगा तो अधिक क्षारीय होगा, उच्च ऑक्सीकरण अवस्था होगा तो ये क्या होगा आपका, अधिक अम्लीय होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाता है। बाकी देखो, इसमें तो कोई मतलब ही नहीं है। उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में प्रथम बार संक्रमण तत्व स्कैंडियम से मैग्नीज 4s3D के सारे इलेक्ट्रॉनों को आबंध बनाने में प्रयुक्त करते हैं, गलत कथन है। D5 यहाँ से आगे जाते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आबंध बनाने में योगदान घटने लगता है, ये भी कथन इसका गलत है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर ये दे रखा है आपके पास में, संक्रमण धातु जो कि हरा यौगिक यानी कि +3 ऑक्सीकरण अवस्था में है, पीला यौगिक +6 ऑक्सीकरण अवस्था में बनाता है। तो देखो, यहाँ पर इसने बात की है क्रोमियम की बात की, इसका मतलब +6 अवस्था में है। तो क्रोमियम जो आपका होगा, जिसे अपन K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट को देखते हैं, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। तो यहाँ पर देखो 2 + 2x - 14 = 0। अक्स का मान कितना निकल के आता है यहाँ पर, तो अक्स की यदि आप वैल्यू की बात करते हो तो अक्स का मान यानी ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी निकल के आ जाएगी आपके पास है +6, जो कि कैसा होता है, येलो कलर का होता है। अब देखो ये जा रहा, सॉरी ये होता है, हाँ +6 वाला केस में होता है येलो कलर का होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, क्रोमियम इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो चौथे का आंसर क्या हो जाएगा आपका, Cr हो जाता है। और +3 की बात करते हैं तो +3 वाला कौन सा हो सकता है, तो यहाँ पर +3 की यदि बात करोगे तो जैसे ये क्रोमियम का सल्फेट बनाता हूँ मैं, Cr2SO4 का होल थ्राइस, Cr2SO4 का होल थ्राइस देखिएगा, इसे Cr2SO4 का होल थ्राइस, इसमें जब देखते हो तो इसका होता है -2, समझे। तो यहाँ इसका निकालते हो आप तो कितना हो जाएगा आपके पास में, +3 आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये MP-PET में आया हुआ है, इसके अलावा मध्य प्रदेश PMT में पूछा हुआ है, CBSE PMT में आया हुआ है, RPMT एम्स है, जिपमर है, और जम्मू और कश्मीर जो CET है उस एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिएगा कितना इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था +7 किसके द्वारा दर्शाई जाती है, तो उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाई जाती है मैग्नीज के द्वारा, और वो कितनी दर्शाई जाती है, +7 दर्शाई जाती है। फिर देखिएगा, आप जानते हो कि आवर्त सारणी की यदि अपन बात करें तो ओस्मियम एकमात्र ऐसा जो एलिमेंट होता है जिसके द्वारा सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित की जाती है, और वो कितनी प्रदर्शित की जाती है, +8 प्रदर्शित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन आपके पास में है वो ये है। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर निम्न संक्रमण धातु आयनों में से कौन सा 5.29 बोर मैग्नेटोन का चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित करता है। तो देखो यहाँ पर म्यू का मान आपके पास में दे रखा है 5.92 बोर मैग्नेटोन दे रखा है। अब बोर मैग्नेटोन 5.2, इसका मतलब लगभग उसके लिए एन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। यानी जिसके पास में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है तो वो क्या करता है, आपका 5.92 बोर मैग्नेटोन के समथिंग चुंबकीय आघूर्ण देता है। इसकी यदि अपन बात करें तो Mn+2 की बात करें तो Mn+2 है, उसके पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखोगे तो 5 है। टाइटेनियम +3 की बात करते हो तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। Cr+3 की बात करते हो तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। Cu+2 की बात करते हो तो यहाँ पर 1 होती है, और Co+2 की बात करते हो तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। अब जिसके पास में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, जैसे आपका मैग्नीज है, तो ये मैग्नीज क्या करता है, चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने 7वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किसकी आयनिक त्रिज्या अधिकतम है। तो आप जानते हो कि परमाणु का यदि आकार बढ़ता है तो आयनिक त्रिज्या में क्या आती है, कमी आती है। यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि जो आपकी आयनिक त्रिज्या होती है या आयनिक आकार होता है वो परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक के क्या होता है, व्युत्क्रमानी होता है। यानी जिसके पास में जितनी ज़्यादा परमाणु संख्या होगी उसका परमाणु आकार क्या हो जाता है, उतना ही कम हो जाता है। अब देखते हो, आप जाते हो तो देखिएगा, आप जाते हो जब 3D सीरीज में जाते हो तो कहाँ से कहाँ चलते हो, स्कैंडियम से जिंक की ओर जाते हो। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फिर आपका फेरस, फिर आपका आ गया कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और आपका जिंक। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, अपन उसकी बात करने जा रहे हैं। परमाणु संख्या यदि बढ़ता है तो आयनिक त्रिज्या में क्या आती है, कमी आती है। तो इसका मतलब यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा, इसका करेक्ट आंसर मिलेगा आपको, देखो स्कैंडियम अपने ऑप्शन में है नहीं, ठीक है, टाइटेनियम अपने ऑप्शन में है नहीं,
चलो फिर अपन बात करते हैं वेनेडियम अपने ऑप्शन में है नहीं, फिर कौन सा आ गया, क्रोमियम आ गया। तो क्रोमियम अपने ऑप्शन में आ रहा है, तो क्रोमियम सबसे पहले आ रहा है, उसके बाद मैग्नीज आ रहा है, फिर फेरस आ रहा है, फिर आपका कोबाल्ट आ रहा है। इसका मतलब क्रोमियम की जो आयनिक त्रिज्या होती है वो क्या होती है, आपकी अधिकतम होती है, क्योंकि आप बाएं से दाएं जाते हो तो इधर से इधर और चलने पर आपकी आयनिक त्रिज्या में अब क्या आने वाली है, कमी आने वाली है, क्योंकि परमाणु संख्या में वृद्धि हो रही है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस 7वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा Cr+3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर Fe+2 आयन है, वो हो रहा है Fe+3 में, यानी वो जा रहा है, उसके ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि हो रही है, तो आयन का तुल्यांकी भार बताना है। अब देखो आपने पढ़ा है 11वीं क्लास में, जहाँ पर आपने मोल कंसेप्ट पढ़ा है, तुल्यांकी भार होता है आपका किसके बराबर होता है, तो वो होता है परमाणु भार अपॉन प्राप्त किए गए, या आप कह सकते हो प्राप्त इलेक्ट्रॉन या खोए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। अब देखो परमाणु भार देखते हो आप किसका, आयरन का देखते हो, तो देखो परमाणु भार तो उतना ही रहना है। अब यहां से ये क्या करता है, आपका Fe+2 है, ये यहां से जब जाता है Fe+3 में, इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है। अब जिसका परमाणु भार है तो आपको भाग किसका लगाना है, एक लगाना है, इसका मतलब परमाणु भार के बराबर ही होने वाला है, क्योंकि भाग किसका लग रहा है, एक का लग रहा है, इसलिए Fe+2 आयन है, यदि वो Fe+3 में, यानी कि वो जो आपका फेरिक में जाता है, तो वहां पर तुल्यांकी भार परमाणु भार के बराबर हो जाता है। देखिएगा अगला जो क्वेश्चन है आपके पास में वो ये दे रखा है 9th क्वेश्चन, निम्न में से कौन से समूह के सभी रंगीन आयन होते हैं। अब रंगीन आयन का मतलब हो गया जिसके पास में अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन या अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन जिसके पास होते हैं वो सभी कैसे होते हैं, आपके रंगीन होते। अब देखो इसकी बात करते हो तो यहाँ पर देखो सब ऑप्शन को देखोगे, सोडियम है तो सोडियम को अपने कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ से सोडियम है तो वो तो किस में हो गया, सोडियम तो आ गया, सोलो का आ गया, तो ये ऑप्शन तो वैसे कट जाएगा। अब देखो इसकी बात करते हो, स्कैंडियम की बात करते हो, तो स्कैंडियम Sc+3 दे रखा है यहाँ पर, तो स्कैंडियम को देखते हो तो तीनों इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो इसका विन्यास होता है वो अक्रिय गैस विन्यास के बराबर हो जाता है, तो स्कैंडियम+3 तो आपने पढ़ा होगा रंगहीन होता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। चलो इसकी बात करते हैं Cu+2 Fe+2 CO+2 की, तो यहाँ पर क्या होता है, Cu+2 को देखते हो आप तो 3d9 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखने को मिलेगा, डी इलेक्ट्रॉन पाई जा रही है और वो कैसे अयुग्मित है। इसके अलावा Fe+2 की बात करते हो तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है 3d6, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है। Co+2 की बात करते हो तो 3d7, यानी इन सबके पास में जो ये समुच्चय आपको दिखाई दे रहा है, इन सबके पास में अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा Cu+2 Fe+2 और CO+2, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सबसे भारी है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो होने वाला है आपका जो गोल्ड होता है, स्वर्ण होता है, वो सबसे भारी होता है, क्योंकि देखो जीनोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हो, सॉरी गोल्ड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हो तो जीनोन 5d1061 देखने को मिलता है, 5d1061 देखने को मिलता है, और इस कारण ये सबसे भारी होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 11वां क्वेश्चन आपके पास में ये दे रखा है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन है संक्रमण तत्व परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन मुक्त कर सकते हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से मुक्त करेंगे, देखो आप जानते हो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हो तो n-1d से लेकर 1 से लेकर 10 और ns ये आपके पास में पाए जाते हैं, यानी 2 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 से लेकर 2 तक। अब यहाँ से n-1d कक्षक है इसका और ns कक्षक होता है, इनकी ऊर्जा में क्या होता है, बहुत कम अंतर होता है, और ऊर्जा में बहुत कम अंतर होता है जिसके कारण क्या करते हैं ये यहाँ से डी से और एस से अपने इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं, इसलिए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा n-1d तथा ns से ये क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों को मुक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संकुल बनाने की सर्वाधिक जो प्रवृत्ति होती है वो किसमें होती है, तो संकुल बनाने की सर्वाधिक जो प्रवृत्ति होती है वो आपको देखने को मिलती है, किसमें मिलती है, संकुल बनाने की सर्वाधिक तो संकुल बनाने की जो सर्वाधिक प्रवृत्ति देखने को मिलती है वो आप जानते हो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं उनमें पाई जाती है। 13वां क्वेश्चन है रंगीन लवण कौन बनाता है, तो आप जानते हो आपकी संक्रमण धातु होती है वो रंगीन लवण बनाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन ये है कि
कौन सा डी ब्लॉक का तत्व है, यानी नीचे दिए गए जो एलिमेंट होते हैं उनमें डी ब्लॉक का तत्व बताना है। तो आप सभी जानते हो सोडियम तो होता है आपका एस ब्लॉक का एलिमेंट होता है, सोडियम तो एस का होता है। कैल्शियम की बात करते हो तो कैल्शियम आपका जो आता है वो भी आपके एस ब्लॉक में आता है। आर्गन की बात करते हो पी ब्लॉक में आता है, और कॉपर होता है वो डी ब्लॉक में आता है। अब देखो परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाता है या ऑक्सीकरण अवस्था, एक ही बात है। परिवर्तनशील संयोजकता कौन दर्शाते हैं, जो डी ब्लॉक में आता है। डी ब्लॉक में कौन आता है आपका, कॉपर आता है, तो ये दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है तत्व जिसकी परमाणु संख्या 26 है 26 है। तो आप जानते हो जो आपका आयरन होता है उसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, 26 होती है। मैग्नीज की बात करते हो तो मैग्नीज की परमाणु संख्या कितनी होती है, 25 होती है। क्रिप्टोन की बात करते हो तो क्रिप्टोन की परमाणु संख्या कितनी होती है आपके पास में, 36 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से एक धातु वाष्पशील कार्बोनिल यौगिक बनाती है, इस गुण का उपयोग इसके निष्कर्षण में किया जाता है, उस धातु का नाम क्या है। देखिएगा कार्बोनिल यौगिक बन रहा है आपका और इसके निष्कर्ष में इसका उपयोग किया जाता है, वो धातु कौन सी होती है। तो आप सभी जानते हो निकिल जो होता है वो आपका कार्बोनिल कंपाउंड के साथ ऐसे क्रिया करता है तो ये कॉम्प्लेक्स बना देता है, निकिल टेट्रा कार्बोनिल बोला जाता है इसको। और इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट आपको देखने को मिलेगी संकुल यौगिकों में वो 0 देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन ये है कोइनेज या सिक्का धातु, ये है आपकी कोइनेज या सिक्का धातु कौन सी होती है। तो कोइनेज होती है कॉपर सिल्वर गोल्ड, यानी Cu Ag और Au। कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, इन सबको क्या कहा जाता है, सिक्का धातु ये कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 19वां क्वेश्चन आपके पास में ये है कि निम्न में से कौन सा जो विन्यास आपको दिखाई दे रहा है वो सिक्का धातुओं का या कोइनेज धातु का है। तो ध्यान दीजिएगा सिक्का धातु जो भी होती है उनका विन्यास होता है 2 8 18 1। ये विन्यास यदि आपके पास में है तो ये विन्यास होता है सिक्का धातुओं का। और देखिए 18 इलेक्ट्रॉन जिसमें पाए जाते हैं वाइटम कोष में उसको कहा जाता है स्यूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या कहा जाता है, स्यूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या छद्म अक्रिय गैस विन्यास कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2 8 18 1 यानी बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 20वां क्वेश्चन आपके पास में दे रखा है, ध्यान से देखिएगा 20वां जो क्वेश्चन है आपके पास में वो ये दे रखा है, एक मिनट देखिएगा 20वां क्वेश्चन, एक तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था प्लस 3 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है आर्गन 3d3, तो आपको इसका परमाणु क्रमांक बताना है। देखो आर्गन 3d3 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसके ऑक्सीकरण अवस्था दे रखी है +3 दे रखी है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट है मेटल की वो दे रखी है आपके पास +3। तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन पहले थे वो 6 चले गए तो 18 और 3 ये 21 और 3 24, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा उसका 24 हो जाता है। तो ये अपने पास में कुछ 20 क्वेश्चन थे जो विभिन्न एग्जाम्स में पूछे हुए हैं, ये अपने पहली सीरीज की कंप्लीट हुई है। आगे अपन इसके और क्वेश्चन लेके आएंगे जो प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स में पूछे हुए हैं, जेई है, नीट है आपकी, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है, उनकी अपन बात करने जा रहे हैं। तो ये पहला अपना जो वीडियो है इसका खत्म हुआ है। अगले इसी प्रकार से ये सीरीज अपनी कंटिन्यू रहेगी। मिलते हैं अगली क्लास में अगले क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स, ऑल द बेस्ट।